हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग जो ये TRE 2.0 के जीरो का ये PGT का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। PGT का हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग TRE 1, 2, 3 सभी अगर प्रश्न को देखते हुए तैयारी करेंगे तो TRE 4 में जो आने वाले प्रश्न होंगे इससे हमको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि TRE 2 में PGT में कैसा क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर क्या हो रहा था। तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो पहले पार्ट में ये 30 नंबर का जो भाषा का प्रश्न रहता है, उसके बाद 31 से लेकर के 70 तक GK और GS का क्वेश्चन होता है। और ये प्रश्न जो होता है ये 71 नंबर से स्टार्ट है, जो कि देख रहे हैं ये पार्ट 3 में हिस्ट्री का प्रश्न दिया गया है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रश्न छपा रहता है। तो हम लोग इसमें प्रश्न पर आ रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थान की विशेषता कौन सी है। तो इसमें जो है हड़प्पा जो है इसमें सील भी है, शहरी नियोजन भी था और आभूषण भी प्राप्त हुए थे। इसलिए इसका आंसर जो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, यानी D नंबर इसका आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये गुजरात भी में ही है, अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था और सिंध में भी फैला हुआ था। इसलिए इसका भी आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। हड़प्पा स्थलों पर और उसके आगे दिया गया कि हल रेखाएं पाई गई है। तो सही बात है कि हल रेखाएं प्राप्त हुई है। हल का टेराकोटा मॉडल मिला है, तो ये भी सही है। नहरों के निशान पाए गए हैं, तो ये भी सही है। इसलिए इसका भी आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 74 नंबर प्रश्न है कि कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से जाना जाता है। तो ये जो है जो हड़प्पा स्थल है इसमें बेलन घाटी, इसमें से कोई भी ऐसा स्थल है जो ना हड़प्पा संस्कृति से नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये स्थल हड़प्पा संस्कृति से नहीं पहचाना जाता है। जैसे चिरांद हो गया, तो ये भी हड़प्पा संस्कृति में इसका स्थान नहीं है। और उसके बाद है बेलन घाटी, ये भी नहीं है। और कौशल, ये तीनों हड़प्पा स्थल के संस्कृति से इनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। तो हड़प्पावासी निम्नलिखित में से मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे। तभी तो मृतक के साथ वो लोग जरूरी संसाधन, बर्तन, सोने चांदी या कुछ खाने पीने के वस्तुएं रख देते थे। इसलिए हड़प्पावासी जो है मृत्यु के बाद के जीवन को भी वो मानते थे। तमिलकम में कौन शामिल है। तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य तीनों शामिल है। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 1910 के दशक में संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए गए हैं। तो 1810 के दशक में संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए गए हैं। वो जो है किसके द्वारा किया गया है। तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया है। कॉलिन मैकेंजी। सातवाहन और शक शासकों के द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है। तो ये 100 से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में सातवाहन और शक शासकों के द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कनौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किस ईस्वी में किया था। तो ये 606 से लेकर के 647 ईस्वी में कनौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था। निम्नलिखित साक्ष्य की सीमा क्या है। तो इसमें साक्ष्य की सीमा जो है, अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं। कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। तो ये जो है
शिलालेखीय साक्ष्य की ये निम्नलिखित सीमाएं हैं, यानी कि निम्नलिखित कमियां हैं जिसे शिलालेख के हम लोग बातों को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। किस कारक ने खरोष्ठी को पढ़ने में सहायता किया? तो खरोष्ठी को पढ़ने में सहायता कौन सा कारक किया? तो इनमें से कोई ऐसा कारक जो नहीं है, उपरोक्त में कोई ऐसा नहीं है जो कारक खरोष्ठी को पढ़ने में सहायता किया है। तो पहला था कि इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्ठी दोनों भाषाओं में राजाओं का नाम अंकित थे, तो ये भी गलत है। कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे, तो ये भी गलत है। ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था, ये गलत है। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जब वीएस सुखथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तो अब यह तय किया गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। सल्तनत काल में उल्लुक क्या था? सल्तनत काल में उल्लुक घोड़ा पोस्ट था। घोड़ा पोस्ट को सल्तनत काल में उल्लुक कहा जाता था। अब्दुल रज़ाक निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? अब्दुल रज़ाक, ये जो निम्न शहर दिए गए हैं इनमें से वह मंगलोर का दौरा किया था। संतों की जीवनी हैगियोग्राफी, संतों की जीवनी को हैगियोग्राफी कहा जाता है। संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का क्या मतलब है? तो हैगियोग्राफी का मतलब है जैसे उनकी धार्मिक नेताओं की जीवनी, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। इसलिए इसका आंसर ए और सी दोनों हो रहा है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो इसमें से सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए इसमें से उपरोक्त में एक से अधिक शासकों ने धन उपलब्ध कराया था, जिसमें से इसमें से ए ऑप्शन भी सही है कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम इन दोनों ने धन उपलब्ध कराया था। ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो इसमें से ये तीनों जो है ना, फासियान, जुआनजियान और फाजांग, ये सभी जो है 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच के चीनी यात्री हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें जो ये फाजांग है ये नहीं होगा, इसका आंसर ए और बी होगा, जो कि 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है। फासियन जो है यह 5वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी कि यह 399 से 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान ये भारत आए थे। और जुआनजियान जो है ये 7वीं शताब्दी में लगभग 629 से लेकर के 645 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। चूँकि प्रश्न में 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का अवधि पूछी गई है और विकल्प ए और बी दोनों ही से व्यापक ऐतिहासिक समय सीमा के अंतर्गत आने वाला सबसे प्रमुख यात्री है, इसलिए सही विकल्प डी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, तो ये सही है। कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, ये भी सही है। और कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, ये बात भी सही है, क्योंकि हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता है कि ब्राह्मण कोई शासक बना था, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो रहा है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कई ऐसे शासक हुए जो कि
ब्राह्मण थे, इसलिए ये सी जो स्टेटमेंट है कि कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, ये गलत है, क्योंकि इसका कारण हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया था प्रश्न कि कौन सा कथन सही कथन है। तो प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, ये सही है, और कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, सही है, और कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, ये जो है ये गलत है कथन, क्योंकि प्राचीन भारत में कई ऐसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण राजवंश हुए हैं, जैसे शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, और सातवाहन वंश, गौतमी पुत्र श्री सतकर्ण, जिन्होंने खुद को एक ब्राह्मण कहा था। 89 नंबर क्वेश्चन है कि चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो चारण चरित्र लिखने के लिए कपड़ा, पेपर और ताड़ का पत्ता, इन सभी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि 1914 में प्रकाशित द मॉन्टेस्क्यू ऑफ सांची का लेखक कौन है। तो मॉन्टेस्क्यू ऑफ सांची का जो लेखक है, इसमें से भी कई सारे इसके लेखक, तो ये जो पुस्तक है द मॉन्टेस्क्यू ऑफ सांची, इसके लेखक जॉन मार्शल को माना जाता है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने अल्फ्रेड फाउचर के साथ मिलकर द मॉन्टेस्क्यू ऑफ सांची नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जो कि 1914 में प्रकाशित हुई थी। अतः इस पुस्तक को लिखने में दो लेखकों का योगदान है, अल्फ्रेड फाउचर और जॉन मार्शल, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। इलियट संगमरमर क्या है। इलियट संगमरमर जो है, यह अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं, वहीं इलियट संगमरमर में क्या है। तो इलियट संगमरमर में यहाँ पर क्या है, तो अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए, तो इलियट संगमरमर अमरावती से जो मूर्तिकला के जो पैनल हैं वो मद्रास में रखे गए हैं। आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे। आहत सिक्के जो हैं वो सोना, पीतल, जस्ता, इनमें से किसी के नहीं बने हुए थे। आहत सिक्के उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इन प्रश्न के विकल्पों में जैसे सोना, पीतल और जस्ता है, वह कोई भी सही नहीं है, क्योंकि आहत सिक्के मुख्य रूप से चांदी और कभी कभी तांबे से भी बनाया जाता था, चांदी और तांबे से। आहत सिक्के जो ये भारत में सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं और जिनका प्रचलन लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि धातु के टुकड़े पर ठापा मार करके, पंच करके इसको बनाया जाता था। ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे, लेकिन कुछ सिक्के तांबे के भी पाए गए हैं, लेकिन सोने या पीतल के आहत सिक्के उस समय प्रचलित में नहीं थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, बैल, हाथी और अर्धचंद्र जैसे चिन्ह बने होते थे। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाया था। तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया था, न कि आहत काल में। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है। तो इसमें से मस्की, कालसी और सनती में से बताना है कि कौन जो है वह अशोक के महाशिलालेखों में से नहीं है, यानी कि बड़े शिलालेख नहीं है। तो ये होगा आंसर मस्की, क्योंकि महाशिलालेख में कालसी और सनती आते हैं। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाता है। तो इस पे तो इसका जो ए ऑप्शन नंबर है, स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, ये सही है। और बी, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया है, कावेरी नदी का अवतरण, ये गलत है।
यह मूर्तिकला दर्शाती है कि कैसे राजा भागीरथ की तपस्या के बाद गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और चट्टान के बीच में एक प्राकृतिक दरार है जो नदी के प्रवाह को दर्शाती है। अर्जुन के तपस्या को भी दिखाया गया है। कुछ विद्वान का मानना है इसमें हाथ ऊपर किए हुए तपस्यारत व्यक्ति महान धनुर्धर अर्जुन है, जो भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र, एक शक्तिशाली हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। यह जो है महाबलीपुरम का विशाल चट्टान की सतह जो है प्रसिद्ध मूर्तिकला, ये 7वीं-8वीं शताब्दी के पल्लव राजवंश की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर रॉक रिलीफ खुली चट्टान पर नक्काशी में से एक है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो इसका जो आंसर है वह उपरोक्त में से कोई नहीं है। जो कि ऑप्शन में दिया गया है कि अमरावती समुद्र तट पर स्थित था, ये गलत है। अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा था, ये भी गलत है। अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा था, ये भी गलत है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। खोज का समय। सांची की खोज 1818 में, अमरावती 1796 के काफ़ी बाद हुई थी। तब तक पुरातत्वविद और अधिकारियों को प्राचीन स्मारकों को मूल स्थान पर ही संरक्षित करने के महत्व का एहसास हो गया था। दूसरा कारण था कि स्थानीय शासकों का सहयोग। सांची को भोपाल की बेगम शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम का संरक्षण मिला। उन्हें सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन दान किया। वहाँ एक संग्रहालय और अतिथि गृह बनवाया। यूरोपियों का प्रतिकृतियाँ देना। जब फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने सांची के तोरण द्वारों को अपने देशों में ले जाने की इच्छा जताई तो बेगमों ने चतुराई से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थमा दिए। इस तरह से मूल तोरण द्वार अपनी जगह पर सुरक्षित रह गए। अमरावती की बर्बादी। अमरावती स्तूप की खोज बहुत पहले हो गई थी। उस समय तक संरक्षण की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। स्थानीय राजाओं ने इसके पत्थरों का उपयोग मंदिर बनाने में किया और ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी मूर्तियों को अपने उद्यानों और संग्रहालयों में सजाने के लिए निकाल दिया। चूँकि विकल्प ए, बी और सी इन तथ्यों से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? तो इसमें इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार इसलिए किया है क्योंकि इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री थे और पान और नारियल का विस्तार से वर्णन इसलिए किया क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें उसके और उसके देशवासियों अरब और मोरक्को के लोगों के लिए पूरी तरह से नई और अपरिचित थी। नारियल, उसने नारियल की तुलना मानव सिर से की और बताया कि यह खजूर के पेड़ जैसा दिखता है लेकिन इस पर फल अलग तरह के लगते हैं। पान, उसके पान के बारे में बताया कि उसका कोई फल नहीं होता और इसे केवल उसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है, जिसे सुपारी के साथ चबाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से ABC इसका कोई मुख्य ऐतिहासिक कारण नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने पाठकों को उन अजीब, गरीब और अनोखी चीज़ों के बारे में बताना था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो इसमें दिया था उन्होंने दोनों बहुत पसंद थे, ऐसा नहीं था। वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए, ये भी बात गलत है। और इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता है, यह भी गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। उसका ऐसा मानना था कि भारत में जो भूमि है उसका स्वामित्व यानी उसका मालिकाना हक जो है केवल राजा के पास है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो बी नंबर कथन दिया गया है कि 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। ये बात जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन चुनना है हमको। तो इसमें से ये तीनों मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है।
फिर दिया है कि मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। ऐसा भी नहीं था। मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था, यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मध्यकाल में स्त्रियों को भी गुलाम बनाया जाने का सबूत मिलता है। इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो चूंकि दासों का भिन्न भिन्न उपयोग किया जाता था, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो लिखा है कि दरबार में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना, हाँ ये सही है। पालकी ढोना, ये भी सही है। और रईसों पर नज़र रखना, कुछ दासों को रईसों पर नज़र रखने के लिए भी रखा जाता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा महान और छोटी परंपराएं शब्द गढ़े गए थे, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो ये जो थे स्थानीय पंथों के एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ, तो ये भी सही है। ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था, ये भी सही है। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो भक्ति परंपराओं को मुख्य रूप से सगुण और निर्गुण में वर्गीकृत किया गया है। सगुण और निर्गुण। अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो अलवर और नैनार जो थे, तो अलवर विष्णु की पूजा करते थे और नैनार जो थे शिव के पूजा करते थे। तो ये अलवार जो है विष्णु के पूजा करते हैं और नैनार जो है शिव की पूजा करते हैं। अलवार विष्णु भक्त संत थे और इनकी संख्या 12 मानी जाती है। अलवार की संख्या 12। इन्होंने भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार किया था। नैनार, ये जो नैनार थे ये शिव भक्त संत थे और इनकी संख्या जो है 63 मानी जाती है। और इन्होंने दक्षिणी भारत में शैव धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए क्रमशः क्रम के अनुसार अलवार विष्णु और नैनार शिव की पूजा करते थे। नलीरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं में से एक संकलन है? तो ये अलवार की रचनाओं में से संकलन है। अंडाल किस देवता की उपासक थी? अंडाल विष्णु की उपासक थी। अंडाल जो थी, ये जो हमने प्रश्न पढ़ा अलवार, तो ये अलवार संत थी और यह विष्णु की उपासक थी। कराइकल किस देवता की उपासक थी? तो कराइकल जो है यह शिव, नैनार थी, कराइकल शिव की उपासक थी। ब्राह्मण बसवना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवना, जिन्हें बसवेश्वर भी कहा जाता है, ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के 2 प्रमुख नामों से जाना जाता है। एक है वीरशैव। वीरशैव इसका अर्थ है कि शिव के वीर। इस आंदोलन ने भगवान शिव की सर्वोच्चता पर बल दिया था। और दूसरा है लिंगायत। लिंगायत, इस समुदाय के लोग अपने शरीर पर एक छोटा लिंग धारण करते थे, इसलिए इन्हें लिंगायत कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। थेरवादी नहीं होगा। शरिया का अर्थ क्या है? तो शरिया का अर्थ है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। शरिया जो है ये मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून को शरिया कहते हैं। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय किया था? तो मुहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। 111 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। सिलसिला क्या होते थे? सिलसिला जो होते थे ये सूफी वंशावली होते थे। सिलसिला सूफी वंशावली होते थे।
अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेवार था? इसका सही उत्तर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि प्रश्न में जो विकल्प ए और बी ये दोनों सही प्रतीत होते हैं। मस्जिद अकबर ने अजमेर शरीफ दरगाह परिसर के भीतर अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बना है। देग अकबर ने दरगाह में एक बड़ी देग माने खाना पकाने के लिए विशाल बर्तन भी भेंट की थी। देग जिसका उपयोग गरीबों के लिए भोजन बनाने में किया जाता था। ये जो जहाँ तक दरगाह का बात है तो मुख्य दरगाह का निर्माण अलग अलग समय पर हुआ था, जिसकी शुरुआत सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने की थी और बाद में हुमायूं और अन्य शासकों ने इसमें योगदान दिया। चूँकि अकबर मस्जिद और देग के लिए जिम्मेवार था, इसलिए इसका विकल्प डी सबसे उपयुक्त हमको लग रहा है। पद्मावत किसका एक रूप है? पद्मावत जो है एक प्रेम आख्यान है। पद्मावत का रचना कौन किया था? तो पद्मावत का रचना जो है मालिक मुहम्मद जायसी ने, पद्मावत का रचना जो है मालिक मुहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में किया गया था और यह अवधी भाषा में लिखा गया था। ये जो पद्मावत है अवधी भाषा में लिखा गया था और यह प्रसिद्ध सूफी प्रेम आख्यान महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम कथा का वर्णन है, जिसे आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मखाइस के नाम से भी जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मखाइस के भी नाम से जाना जाता है। आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित है? सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, में केवल सिख गुरुओं ही नहीं बल्कि भारत के कई महान संतों और सूफियों के शिक्षाओं का भजनों का संकलित किया गया है। कबीरदास जी के 200 से अधिक पद श्लोक इस ग्रंथ में शामिल है। बाबा फरीद प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद की वाणी भी इसमें संकलित है। संत रविदास के भी 40 पद इस पवित्र ग्रंथ में स्थान पाए हैं। संत रविदास के भी 40 पद जो हैं इस पवित्र ग्रंथ में स्थान पाए हैं। चूंकि तीनों ही संतों की बातें आदि ग्रंथ में शामिलित है, इसलिए इसका आंसर विकल्प सही विकल्प डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो उलटबासी रचनाओं के लिए कबीरदास प्रचलित है। उलटबासी रचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कबीरदास जी है जो कि उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि उलटबासी एक काव्य शैली है जिसमें विरोधाभासी प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ समझाए जाते हैं। इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो कबीरदास जो है ये सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है, बल्कि ये जो है ये निर्गुणवादी ये भक्ति संत हैं। जबकि मीराबाई जो है और तुलसीदास ये सगुण मार्गी भक्त हैं, भक्ति संत हैं, लेकिन कबीर जो है निर्गुणवादी हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तजकीरा मतलब होता है संतों के जीवनी संबंधी लेख। मालफुजात मतलब सूफी संतों की बातचीत। मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र को मकतूबत कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए बी सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में कौन लाया था? तो किसके द्वारा हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया? तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी खंडहरों को प्रकाश में लाया गया था। विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो ये उड़ीसा के गजपति शासक के साथ इनका काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से जाना जाता था? तो इसमें जो है पांड्यों के साम्राज्य को भी नहीं कहा जाता था,
चेरों के साम्राज्य को भी नहीं और चोलों के साम्राज्य को नहीं। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इतिहास में विजयनगर साम्राज्य को उसके समकालीन लोगों द्वारा उसके शिलालेखों में कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से पुकारा जाता था। चूंकि विजयनगर साम्राज्य में दिए गए विकल्प ए बी सी में शामिल नहीं है, इसलिए सही चुनाव ई होगा। विजयनगर साम्राज्य जो था 1336 से लेकर के 1646 तक इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। अन्य विकल्प क्यों गलत है? जो पांड्य साम्राज्य, ये जो पांड्य साम्राज्य है पांड्यों का, यह मुख्य रूप से वर्तमान तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में केंद्रित था। चेरों का साम्राज्य, तो ये आधुनिक केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैला था। चोल साम्राज्य जो था वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य था, जिसका केंद्र तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में था। इसके विजयनगर साम्राज्य का दौरा जो था निकोलो कांटी इटली का जो था 1420 से 21 के दौरान किया था, और अब्दुल रजाक जो फारस का यात्री था 1443 के दौरान किया था। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख यात्री अब्दुल रजाक थे, जो कि फारस के राजदूत थे और 1440 के दशक में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ये जो बर्नियर है यह 17वीं शताब्दी में मुगल काल में आए थे। वहीं अब्दुल अजीज जो हैं इनका विजयनगर यात्रा से कोई संबंध नहीं है। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हजारा राम मंदिर के दीवारों पर निम्नलिखित में किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? तो हजारा राम मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? तो ये विठल मंदिर में रथ की मूर्ति जो है पत्थर से बनाई गई है। अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में किससे संबंधित जानकारी शामिल है? अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी, जो कि अकबरनामा का तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सांख्यिकीय विवरण का एक विशाल संग्रह है। तो इसमें जो विकल्प ए है ये सही है। खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा की गई व्यवस्था, जैसे फसलों को किस्मों, खेती के तरीकों और खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के प्रयासों का विस्तार से वर्णन है। दूसरा है कि राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह करने के सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, ये भी सही है। और इसमें हालांकि ये मुख्य इतिहास अकबरनामा के दो पहले भागों में है। आईने अकबरी अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक नियमावली, सेना, शाही घराने और सम्राट के दैनिक जीवन का विवरण देती है, जो अकबर के इतिहास का ही हिस्सा है। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। फ्रांसीसी बुकानन किससे संबंधित है? फ्रांसीसी बुकानन जो है इसके तीनों आंसर सही है। ए बी सी तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। फ्रांसीसी बुकानन कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना किए थे और बॉटनिकल गार्डन के भी प्रभारी थे ये, और गवर्नर जनरल के सर्जन भी थे। यानी कि फ्रांसीसी बुकानन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनका संबंध कई भी क्षेत्रों से था। वह 1794 से लेकर के 1815 तक 1794 से लेकर के 1815 तक लॉर्ड वेलेजली के व्यक्तिगत सर्जन के रूप में कार्यरत रहे। कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना बैरकपुर कलकत्ता के पास एक मेनगेरी की स्थापना की, जो बाद में अलीपुर चिड़ियाघर का आधार बना, और कुछ समय के लिए कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन के वो
प्रभारी भी रहे थे। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा है? तो यह रजनी पामदत्त ने लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है। 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% अधिक आयात भारत से होता था। ये गलत है, क्योंकि 1860 के दशक की शुरुआत अमेरिकी गृह युद्ध से पहले तक ब्रिटेन अपनी कपास का अधिकांश आपूर्ति लगभग 75 से 80% अमेरिका से करता था। जब 1961 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटेन ने भारत की ओर रुख किया और 1862 तक भारत से आयात बढ़ा जरूर था, लेकिन वह 90% से अधिक नहीं था। 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो ये सही है। ब्रिटेन में कपास की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1857 में मतलब कि 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरा, 1860 के दशक के पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से करता था। तो ये बात भी सही है। लगभग जो है ऊपर बताया गया कि 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन अपनी कुल कपास का लगभग 3/4 यानी कि 75% जो है वह अमेरिका से प्राप्त करता था। तो इसका जो गलत कथन पूछा गया था तो ऑप्शन ए इसमें गलत था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? इसमें कोई भी युग्म गलत नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली ये दक्कन के क्षेत्र में लगाया गया था और महलवाड़ी व्यवस्था जो था ये अवध में लगाया गया था। इसलिए इसका कोई भी जो है कथन गलत नहीं है। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? तो रिकार्डियन विचारों का जो संबंध है, इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। तो इसमें जो है कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि वे किसानों की भलाई की कामना करते थे, बिल्कुल गलत बात है। वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, ये भी गलत है। वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे, ये भी गलत है। अंग्रेज कुछ भी काम करते थे तो अपने लाभ के लिए करते थे। उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? तो 1857 के विद्रोह से इसमें सभी जो नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, शाहमल, मौलाना मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये सभी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए नेता हैं। इसमें से उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो कि 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। कौन सा कारण 1857 के क्रांति के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो इसमें जो पहला कारण है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार, ये जो है ये जुड़ा नहीं है। तो इस 1857 के जो क्रांति था उसका विद्रोह था, तो इसमें इस शुरुआत से नहीं जुड़ा है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकता को मान्यता देने से इनकार, तो ये जो है सही है। और यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज को नष्ट कर रहे हैं, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसका आंसर होगा अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह गुजराती थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील के रूप में काम किए थे।
इसमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो लाल बाल पाल, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। यानी कि इसमें से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों इससे जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऐसा कोई इसमें नहीं है जो कि लाल बाल पाल से नहीं जुड़ा हो, यानी सभी जुड़े हुए हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में किस आधार पर किया गया था? इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था, और ना ही सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, और ना ही सार्वभौमिक महिला वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। संविधान सभा सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। सीमित मताधिकार, उस समय मताधिकार भी वयस्कों को प्राप्त नहीं था, बल्कि यह टैक्स, संपत्ति और शिक्षा जैसे आधारों पर बहुत ही सीमित था। भारत शासन अधिनियम जो 1935 के तहत कुछ प्रतिशत जनसंख्या को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत किया गया था, जिससे प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। चूँकि विकल्प ए, बी और सी तीनों ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए कानून के अधिनियम से जुड़ा है? तो एडविन मॉन्टेग्यू, साइमन और चेम्सफोर्ड, इसमें सभी उपरोक्त में से एक से अधिक इस अधिनियम से जुड़े हुए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 का जो अधिनियम है वो किससे जुड़ा है? तो ये एडविन मॉन्टेग्यू से भी जुड़ा है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड से भी जुड़ा है, साइमन से जुड़ा नहीं है, क्योंकि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के निर्माण में दो प्रमुख व्यक्तियों का स्थान था। पहला एडविन मॉन्टेग्यू, ये उस समय भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये उस समय भारत के वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। चूँकि विकल्प ए और सी दोनों ही इस अधिनियम से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका सही विकल्प जो होगा वो डी होगा। साइमन कमीशन के बारे में जैसे बता देते हैं, इसका एक आंसर हुआ उपरोक्त में से अधिक। तो साइमन कमीशन के जहाँ तक बात है तो इसका संबंध 1927 के साइमन कमीशन से है, जिसे 1919 का अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने के लिए भारत भेजा गया था। आधुनिक चीन का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो सनायत सेन को माना जाता है, सनायत सेन। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? इसका ओल्ड टेस्टामेंट के में संदर्भ है, इसका ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में, इसलिए मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में किस नदी से संबंधित है? तो ये दजला और फरात नदियों से संबंधित है, दजला और फरात, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? इसकी अनूठी विशेषता यह थी कि यह लगातार चित्र बना सकता है। चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? चरवाहे अनाज के बदले में ऐतिहासिक और शैक्षणिक संदर्भ जैसे एनसीईआरटी के कक्षा 7 इतिहास के अनुसार घुमंतू चरवाहे खेती करने वाले किसानों के साथ वस्तुओं का विनिमय करते थे। वे मुख्य रूप से ऊन, घी, दूध और पशु उत्पादों के बदले में किसानों से निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त करते थे, जैसे वे अनाज प्राप्त करते थे, कपड़े प्राप्त करते थे और बर्तन और अन्य खेती से जुड़े उत्पाद प्राप्त करते थे। चूँकि प्रश्न में पूछा गया है कि चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे, तो इसका अर्थ है कि अनाज के देकर कुछ और लेते होंगे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से चरवाहे अनाज प्राप्त करते थे, बदले में वे अपने पशु उत्पाद जैसे ऊन, घी देते थे। दिए गए विकल्पों में जैसे पनीर,
खाद धातु के उपकरण में से कोई भी मानक ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर चरवाहों के द्वारा अनाज के बदले में ली जाने वाली मुख्य वस्तु नहीं है। चरवाहे आमतौर पर अनाज खुद लेते थे, न कि उसे बेचकर दूसरी चीज़ें लेते थे। इसलिए विकल्प ई सबसे हमको उपयुक्त लग रहा है, लेकिन इसमें बीपीएससी के आंसर के अनुसार इसमें दिया उपरोक्त में से एक से अधिक वस्तुएं दिया गया है, लेकिन हमारे अनुसार इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया है? तो यह 12 पट्टिका पर लिखा गया है। गिलगमेश जो महाकाव्य है यह 12 पट्टिका पर लिखा गया है। कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? कॉन्स्टेंटिनोपल ये जो है उत्तरी अफ्रीकी शहर काला सागर के तट पर स्थित है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है काला सागर के तट पर स्थित है। सेंट अगस्टिन कहाँ के बिशप थे? यह उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो के बिशप थे। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का क्या कारण था? तो इसका मेन कारण था कि स्पेन की चांदी खदानें समाप्त हो गई थी। मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या है? मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग थे, एक पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा किसान वर्ग। प्रथम वर्ग ये पादरी वर्ग का था, और दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग था, और तीसरा जो वर्ग था किसान और आम आदमी का वर्ग था। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग, इसमें कैथोलिक चर्च के लोग शामिल थे और समाज के सबसे ऊपर माने जाते थे। उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि कर न देना। द्वितीय वर्ग जो कुलीन वर्ग का था, ये इसमें राजा, रईस और बड़े जमींदार शामिल थे। शासन और सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें ही थी और इन्हें भी करों से छूट प्राप्त था। तीसरा था किसान और आम आदमी। इस वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी और वकील जैसे आम लोग शामिल थे। फ्रांस की लगभग 90% आबादी जो थी इसी वर्ग में आती थी और पूरे देश का कर बोझ इसी वर्ग पर था। मध्यकालीन यूरोपीय विद्वानों ने इस व्यवस्था को कार्य के आधार पर भी परिभाषित किया था। प्रार्थना करने वाले को पादरी, लड़ने वाले कुलीन और अभिजात वर्ग, और काम करने वाले किसान और अन्य। इसलिए इमेज में जो हाईलाइट किया गया ए जो वर्ग है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, बिल्कुल सही है। श्वेत ऑस्ट्रेलिया की नीति कब समाप्त हुई? श्वेत ऑस्ट्रेलिया की जो नीति है, यह जो नीति है 1973 में समाप्त हुई। लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया है? यह देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति है और इस नीति को चीन ने 1958 में लाया था। तो इस तरह से हमारा जो 80 प्रश्न था हिस्ट्री का, ये सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग TRE 3 का जो PGT हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्ण।